कि इस समय आरएस के सभी ऑनलाइन कोर्सेज पर, आरएस के सभी ऑनलाइन कोर्सेज का मतलब क्या होगा, वो चाहे आरएस फाउंडेशन बैच हो, आरएस निर्मल बैच 2.0 हो, आरएस निर्मल बैच 2.0 प्लस हो, या चाहे आंसर राइटिंग बैच हो, उन तमाम बैचेस के ऊपर आप लोग ध्यान रखना, इस समय एक सेल चल रही है, इसको नाम दिया है बिग समर सेल। उस बिग समर सेल के तहत 14 से 20 जून तक शानदार बचत, दमदार तैयारी, और क्या होगा, उत्कर्ष ऐप के आरएस के जितने भी ऑनलाइन कोर्सेज है उस पर अप टू 90% डिस्काउंट प्लस 13% एक्स्ट्रा डिस्काउंट दिया जा रहा है। ये 13% डिस्काउंट जो है वो UC13 कोड यूज करने पर आपको मिलेगा। तो यहां पर ये विदित रहे। और इस कड़ी में आप लोग ये भी ध्यान रखना कि उत्कर्ष ऐप में बुकशाला से, ध्यान रखना उत्कर्ष ऐप की बुकशाला भी है, बुकशाला से प्रिंटेड नोट्स या बुक पर भी अप टू 90% डिस्काउंट प्लस फ्री करंट अफेयर्स की वार्षिकांक दिया जा रहा है। इस वार्षिकांक में राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय पर्सनैलिटीज, सम्मेलन, तमाम चीज़ों को बहुत बेहतर तरीके से एग्जाम के पॉइंट से कवर किया गया है, जो आपके एग्जाम के अनुरूप और आपके सिलेबस के अनुरूप यहाँ पर करंट अफेयर्स भी कवर किया गया है। इसलिए ये भी आप लोग ध्यान रखना, अप टू 90% डिस्काउंट है, फ्री करंट अफेयर्स का वार्षिकांक इसके अंदर मिल रहा है। लेकिन बिग समर सेल ये आपको ध्यान रखना केवल 14 से 20 जून तक ही है। इसी प्रकार से दोस्तों हम आगे बढ़ेंगे। तो अब हम शुरू कर रहे हैं गांधी जी की स्थानीय आंदोलन। सबसे पहले तो आप कहोगे सर, जो गांधी जी की स्थानीय आंदोलन है, लोकल मूवमेंट्स हैं, वो सर कितने हैं सर? तो आप लोग ध्यान रखना, गांधी जी की जो स्थानीय आंदोलन है, उन स्थानीय आंदोलन की संख्या 3 है और उसका क्रम जो है वो इसी क्रम में है। दोस्तों आप लोग ध्यान रखना, उसका क्रम जो है सबसे पहला जो आएगा, आप लोग ध्यान रखना, फर्स्ट जो है नंबर 1 चंपारण सत्याग्रह। नंबर 1 जो है चंपारण सत्याग्रह, सत्य प्लस आग्रह। सत्य का अर्थ है न्याय, आग्रह का है प्रयास करना, न्याय के लिए प्रयास करना ही सत्याग्रह है। अपनी बात पर डटे रहना, अपनी बात पर अडिग रहना, लेकिन अहिंसात्मक तरीके से, तो ये सत्याग्रह है। ध्यान रखना, पहला सत्याग्रह जो था वो चंपारण सत्याग्रह था, जो 1917 की घटना है, और आधुनिक भारत के इतिहास में इस चंपारण सत्याग्रह की बहुत बड़ी भूमिका है। नंबर 2 अहमदाबाद मील हड़ताल। अहमदाबाद मील हड़ताल, दोस्तों आप लोग ध्यान रखना, अहमदाबाद मील हड़ताल जो है ये घटना 1918 की है। और तीसरा जो है वो आप लोग ध्यान रखना, खेड़ा सत्याग्रह। ये आपकी तीसरी घटना यहां पर होगी, खेड़ा सत्याग्रह। लेकिन यहां पर ये विदित रहे दोस्तों कि अहमदाबाद मील हड़ताल और खेड़ा सत्याग्रह जो है ये दोनों घटनाएं लगभग पैरेलल हैं, लेकिन उसमें गांधी जी ने इन दोनों में जो सबसे पहले हुई है वो अहमदाबाद मील हड़ताल वाली है। तो इसमें आपको तीनों को माइक्रो एनालिसिस करके पढ़ना है कि यहां से एग्जाम में किस प्रकार से प्रश्न बन सकते हैं। सबसे पहले अगर आप किसी चीज को बहुत बेहतर तरीके से तोड़ देते हो और तोड़कर जोड़ देते हो तो उस उत्तर का कोई मुकाबला नहीं होगा। इसी कड़ी में सबसे पहले मैंने यहां पर लिया और पॉइंट डाला यहां पर चंपारण सत्याग्रह। सबसे पहले मैंने लिखा चंपारण सत्याग्रह। अब आपके पास जो एग्जाम के पॉइंट से क्वेश्चन बन सकते हैं सर, वो क्या क्या बन सकते हैं, चंपारण सत्याग्रह से क्या क्या क्वेश्चन बन सकते हैं। सबसे पहली बात, ये घटना सर कब की है सर, और सर ये घटना कहां की है सर, वो स्थानीय नेता कौन था जिसके कहने पर या जिनके आमंत्रण पर गांधी जी चंपारण आते हैं, उस लोकल लीडर का नाम क्या था सर। जब गांधी जी चंपारण जाते हैं तो चंपारण में गांधी जी के अन्य सहयोगी कौन थे सर, जहां से हमें एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ये 4 पॉइंट तो सबसे पहले पता होने चाहिए। अब इन 4 पॉइंट्स के बाद में जो सबसे बड़ी समस्या थी वो समस्या थी नील की खेती, और नील एक बड़ी समस्या किसानों के लिए बनी हुई थी। तो यहां से एग्जाम में फिर क्वेश्चन बनेगा कि 3 कटिया पद्धति क्या थी, 3 कटिया पद्धति क्या थी, इसको थोड़ा सा हम देखेंगे। 3 कटिया पद्धति क्या थी और 3 कटिया पद्धति क्या थी। दूसरा,
20वीं शताब्दी में क्या परिवर्तन हो चुका था? 20वीं शताब्दी में ऐसा क्या परिवर्तन हुआ जो किसानों के हित में तो था लेकिन समस्या अभी भी बनी हुई थी? सर फिर तिनकटिया पद्धति ये कब लागू होती है सर? तो ध्यान रखना, तिनकटिया पद्धति जो है वो 19वीं शताब्दी की है। तिनकटिया पद्धति जो है वो 19वीं शताब्दी की है। सर एक क्वेश्चन हम और पूछना चाहेंगे और वो होगा सर वास्तव में समस्या क्या थी सर? क्या समस्या तिनकटिया पद्धति थी क्या सर? तो हमने एक पॉइंट यहां पर ले लिया कि समस्या क्या थी, और अगर समस्या थी तो फिर यहां पर गांधी जी की भूमिका क्या थी? अगर समस्या थी तो फिर गांधी जी की भूमिका क्या थी, और फिर उसके बाद में होगा कि इस समस्या का समाधान किस प्रकार से निकाला गया। और दोस्तों आप लोग ध्यान रखना, यहां पर एक बिंदु हम पढ़ेंगे विशेष, जहां से आपके एग्जाम में प्रश्न बनने की संभावनाएं सबसे ज्यादा होगी। ये समझ लो, जहां मैंने विशेष लिखा है वहां से प्रश्न बनने की संभावना सबसे अधिक होगी। इस कड़ी में दोस्तों आप लोग ध्यान रखना सबसे पहले कि सर चंपारण सत्याग्रह कब की घटना है? तो चंपारण जो है 1917 की घटना है। फिर दूसरा क्वेश्चन, सर कहां की घटना है? चंपारण आप लोग ध्यान रखना, ये बेसिकली बिहार का एक बहुत ही उपजाऊ क्षेत्र है जहां बड़ी संख्या में ब्रिटिश बागान मालिक रहते थे। भारत के बड़े बड़े जमींदार तो थे ही थे, लेकिन बड़ी संख्या में अंग्रेज बागान मालिक भी यहां पर बसे हुए थे। वो क्यों बसे हुए थे? क्योंकि उन्हीं की सरकार थी और वो एक एज ए व्यापारी यहां पर नील खरीद करके उसको यूरोप पहुंचाते थे, तो उनके हित यहां से जुड़े हुए थे। सर वो स्थानीय नेता कौन था जो गांधी जी से मिलता है? तो ध्यान रखना, राजकुमार शुक्ला। राजकुमार शुक्ला वो लोकल लीडर हैं जो गांधी जी से मिलते हैं, राजकुमार शुक्ला। अब सर केवल क्या राजकुमार शुक्ला से काम हो गया? तो ध्यान रखना, लखनऊ अधिवेशन में राजकुमार शुक्ला जो है वो गांधी से विनती करते हैं कि गांधी जी एक बार आप चंपारण आइए और हम गरीबों की मदद आप कीजिए। गांधी जी ने पूछा कि तुम्हारी समस्या है क्या? तो उन्होंने बताया नील की खेती की समस्या है, किसान एक शताब्दी से परेशान है। लेकिन आपको पता है कि जब तक व्यक्ति ग्राउंड पर नहीं पहुंचता है तब तक समस्या एग्जैक्टली समझ में नहीं आती है। गांधी जी ने कहा कि आप मुझे वक्त दीजिए, मैं आपकी समस्या का समाधान करूंगा। दोस्तों उसके बाद गांधी जी वहां पहुंचते हैं। जब वहां पहुंचते हैं तो उनके सहयोगी वहां पर कौन कौन थे? तो यहां पर एक बड़ा नाम आता है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जो आधुनिक भारत के इतिहास में भारत की आज़ादी के बाद संविधान सभा के अध्यक्ष और भारत के प्रथम राष्ट्रपति जो बनते हैं डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की मुलाकात जो है वो इसी चंपारण आंदोलन के दौरान होती है। एक आप लोग और ध्यान रखना, विशेष में हम ये भी पढ़ेंगे कि यहाँ पर गांधी जी को महात्मा की उपाधि किसके द्वारा दी गई थी, ये भी आप लोग यहाँ पढ़ेंगे। तो इस कड़ी में सहयोगी जो है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, एक नाम आपने सुना होगा ब्रज किशोर का। ब्रज किशोर भी बिहार की राजनीति के बड़े लीडर हुए हैं। साथ ही साथ मजर उल हक, नरहरि पारीख, ये जो है बेसिकली एक तो था पारीख, ये पारीख है, नरहरि पारीख, ये वो इंपॉर्टेंट लीडर है जो, और महादेव देसाई का नाम भी यहां पर लिख सकते हो, महादेव देसाई का नाम भी लिख सकते हो। ये वो लीडर है जो आगे चलकर गांधी जी के बहुत करीबी लोगों में से अपनी पहचान स्थापित करते हैं। तो सबसे पहला पॉइंट जो हमने चंपारण में पढ़ा, ये पॉइंट आपको सबसे पहले याद होने चाहिए। अब आप कहोगे सर चंपारण के अंदर जब गांधी जी गए तो वहां हर किसी सुना तिनकटिया। तो सबसे पहले हम भी समझ लेते हैं कि तिनकटिया पद्धति क्या थी। देखो आप बिहार जैसे क्षेत्र में है, स्पेसिफिक बिहार जैसे राजस्थान जाओगे, मध्य प्रदेश जाओगे, उत्तर प्रदेश जाओगे, यहां पर जमीन की जो मुख्य इकाई है वो बीघा है। यहां हम बीघा के अंदर जमीन को नापते हैं, लेकिन बिहार क्षेत्र में जमीन को कट्टे में नापा जाता है। कट्टा मतलब वो कट्टा वो वाला नहीं और वो वाला भी नहीं, कट्टा जमीन की एक यूनिट का नाम है। और उस जमीन के 3/20 भाग पर, जैसे मान लीजिए ये किसी किसान की ये जमीन है, ये टोटल जमीन है, तो यहां पर ये कहा गया कि एक किसान जो है उसकी जमीन का 3/20 भाग जो है, 3/20 भाग जो है, इस 3/20 भाग पर
उस किसान को नील की खेती करना अनिवार्य होगा। सर ये नील होती क्या है? तो आप देख सकते हो जैसे बोर्ड पर मैंने व्हाइट कलर पर नीला कलर चलाया है। तो ये नील जो है, इस नील को जब कपड़े में दिया जाता था तो कपड़ा जो है थोड़ा शाइनिंग मारता था और स्काई कलर उससे आता था। उस जमाने में कोई कलर नहीं होता, ध्यान रखना, कलर के नाम पर व्हाइट कलर ही था। और व्हाइट कलर में जब नील मतलब इंडिगो दी जाती थी तो उसकी शाइनिंग बढ़ जाती थी, कपड़े की मजबूती बढ़ जाती थी। और थोड़ा सा व्हाइट प्लस ब्लू का जो कॉम्बिनेशन होता है नील के माध्यम से, वो बहुत शाइनिंग मारता है। तो ध्यान रखना, भारत में तो इस नील का इतना महत्व था कि नहीं था, लेकिन यूरोप के अंदर इस नील की बहुत बड़ी डिमांड थी। तो ब्रिटिश बागान मालिकों ने 19वीं शताब्दी के अंदर, ध्यान रखना, ब्रिटिश बागान मालिकों ने 19वीं शताब्दी में यहां पर किसानों के साथ में एक अनुबंध किया। ध्यान रखना, अनुबंध किसने किया? सरकार ने नहीं किया है, ब्रिटिश बागान मालिकों ने किसानों के साथ एक अनुबंध किया, किसानों के साथ अनुबंध किया। और इस अनुबंध के तहत ये प्रोविजन था कि एक किसान अपनी जमीन के 3/20वां, अगर आप 3/20 देखोगे तो क्या मतलब होगा? 3/20 का मतलब होगा, अगर आप इसको परसेंटेज में लोगे तो 20 पंजे 100, 5 3 15%, मतलब एक किसान के पास जितनी जमीन है उस जमीन के 15% पार्ट पर नील की खेती करना अनिवार्य होगा। सर क्या इसके बदले किसान को कुछ मिलता था क्या? पहली बात तो देखो, चूंकि इन बागान मालिकों को सरकार का सपोर्ट था, सरकार अंग्रेजों की थी, तो इसलिए पीछे सपोर्ट मिला हुआ था। खेती के नाम पर जितना खर्च होगा उसका कुछ पार्ट तो ये ऋण के रूप में देते थे, लेकिन वास्तव में इससे किसान को कोई फायदा नहीं था, क्योंकि जिस जमीन में नील की खेती लगातार की जाती है उस जमीन की उर्वरता कम हो जाती है। तो दोस्तों ध्यान रखना, किसान इस खेती से बिल्कुल खुश नहीं थे, क्योंकि बड़ी जो प्रॉफिट होता था नील के उत्पादन से, उसको बेचने से, वो किसानों को नहीं बल्कि अंग्रेजों को, ब्रिटिश बागान मालिकों को होता था, जिनको यूरोप में बड़ी रकम मिलती थी। तो ध्यान रखना, अपनी जमीन के 3/20वें भाग पर नील की खेती करना अनिवार्य था। इस कारण इस पद्धति को तिनकटिया पद्धति कहते हैं। तो एक तो होगी तिनकटिया पद्धति, लेकिन अगर हम चलें 1910 के आसपास, 1911 के आसपास, 1912 के आसपास, तो 20वीं शताब्दी में क्या हुआ? 20वीं शताब्दी में जर्मनी में रासायनिक रंगों का आविष्कार हो गया। जर्मनी में रासायनिक रंगों का आविष्कार हो गया। और जब जर्मनी में रासायनिक रंगों का आविष्कार हो गया तो नील का कोई महत्व नहीं रहा। नील का कोई महत्व नहीं रहा, महत्व नहीं। यहां पर 2-3 पॉइंट आप याद रखना कि जिसे हम सिंथेटिक कलर कहते हैं। आज हम रंग बिरंगे कपड़े पहनते हैं, ध्यान रखना, रंग बिरंगे कपड़ों को बनाने में सिंथेटिक कलर्स की बड़ी भूमिका होती है। और पूरी दुनिया में सिंथेटिक कलर्स का आविष्कार सबसे पहले जर्मनी में हुआ। जब सिंथेटिक कलर का डेवलपमेंट हो गया तो यूरोप के बाजार में नील की मांग कम हो गई, इंडिगो की डिमांड बहुत कम हो जाती है। आप मुझे ईमानदारी से कमेंट करके बता दीजिए, अगर नील की डिमांड कम हुई तो इस बात से किसान खुश होंगे या किसान नाराज होंगे? ये बता दीजिए आप तो, कि अगर अब किसानों को नील की खेती नहीं करनी पड़ेगी, इस बात से किसान खुश होगा या किसान नाराज होगा? तो दोस्तों आप लोग ध्यान रखना, किसान जो है जैसे उसे इस बात का मालूम पड़ा कि नील की डिमांड कम हो रही है, तो आप लोग ध्यान रखना, किसान जो है वो खुश होता है। आपको सर किसान खुश क्यों होगा? किसान खुश इसलिए होगा क्योंकि अब उसे इस बात का पता लग चुका है कि हमें किसान खुश हुए, किसान खुश हुए। लेकिन ध्यान रखना, किसानों ने अपनी खुशी व्यक्त नहीं की है, क्योंकि वो बागान मालिकों को पता नहीं पड़ना देना चाहते थे। वो तो इस बात से खुश थे कि अब नील की खेती नहीं करनी पड़ेगी, क्योंकि उन्होंने अनुबंध कर रखा है। इस बात का पता कुछ भारतीयों ने अंग्रेजों को कह दिया कि देखो किसान तो खुश है साहब, अब कि इस बात से वो संतुष्ट है कि अब उसको नील की खेती नहीं करनी पड़ेगी। यही से समस्या पैदा हुई। और ध्यान रखना, ब्रिटिश बागान मालिकों ने कहा कि कोई बात नहीं, आप नील की खेती मत कीजिए,
लेकिन नील के बदले कुछ और दीजिए। ध्यान रखना, समस्या यही वाली है। समस्या जो है ये बेसिकली यही वाली है। समस्या क्या है कि अब जो है ब्रिटिश बागान मालिक जो है, ब्रिटिश बागान मालिक जो है, ब्रिटिश बागान मालिक नील के बदले कुछ अन्य मांग करने लगे। और आप लोग ध्यान रखना, अगर कोई व्यक्ति किसी लीगल चीज के अलावा किसी और चीज की डिमांड करता है तो उसे कहते हैं अवैध मांग, उसी को हम कहते हैं इलीगल डिमांड। तो ध्यान रखना, अर्थात अवैध वसूली करने लगे। और यहां पर आप लोग ध्यान रखना, इसी अवैध वसूली के खिलाफ, इसी अवैध वसूली के खिलाफ गांधी जी सत्याग्रह करते हैं। कई लोग जो है जब पढ़ाते समय पढ़ा देते हैं कि गांधी जी तीन कटिया पद्धति का विरोध करने के लिए गए थे। तीन कटिया पद्धति तो अपनी जगह पर है, बात तीन कटिया पद्धति की नहीं है। तीन कटिया पद्धति का तो महत्ता अपने आप ही कम हो गई जब नील का उत्पादन ही नहीं करना है। अब बात बिगड़ी कहां से कि भैया नील आपको चाहिए नहीं तो हम करेंगे नहीं। तो उन्होंने कहा कोई बात नहीं, नील मत दीजिए, कुछ और दीजिए। तो ये तो बात ही नहीं हुई, ये तो अनुबंध में लिखा भी नहीं, बोला लिखा हुआ अनुबंध में। ध्यान रखना, इसी इलीगल डिमांड के खिलाफ गांधी जी जो है वो बेसिकली सत्याग्रह करते हैं। जब गांधी जी वहां पर गए तो ऐसे नहीं गांधी जी जाते ही वहां बैठ गए, सत्याग्रह पे नहीं। सबसे पहले गांधी जी ने पूरे किसानों से मिले, घूमे फिरे और वहाँ के जो डॉक्यूमेंट्स थे किसानों के पास उसको चेक किया। तो गांधी जी को महसूस हो गया कि वास्तव में ये जो अनुबंध हुआ था ये नील के लिए हुआ था। अब नील की चूंकि कोई महत्ता नहीं रही है, अब ये बागान मालिक जो है अवैध वसूली पर उतर आए हैं। इसी अवैध वसूली के खिलाफ वो सत्याग्रह करते हैं। सर क्या पुलिस ने गिरफ्तार नहीं किया? यस, पुलिस ने गांधी जी को कहा कि आप इस मामले में न पड़े, अन्यथा आपको गिरफ्तार किया जाएगा और आपके खिलाफ मुकदमा चलाया जाएगा। गांधी जी ने कहा मैं गिरफ्तारी के लिए तैयार हूं, आप पर मुकदमा चलाया जाएगा, मैं मुकदमे के लिए तैयार हूं। मतलब गांधी जी ने आज्ञा मानने से मना किया। तो विशेष में ध्यान रखना, जब आज्ञा मानने से आप मना करते हो तो इसी को कहा जाता है अवज्ञा, इसी को कहते हैं अवज्ञा। सर वापस बोलना, मैं गिरफ्तारी के लिए तैयार हूं, मैं मुकदमे के लिए तैयार हूं, मैं कोर्ट में जाने के लिए तैयार हूं। लेकिन वो किस प्रकार से कह रहे हैं, गोली चला के या विनय पूर्वक? विनय पूर्वक। तो ध्यान रखना, ये होगी सविनय अवज्ञा। ये क्या होगी? सविनय अवज्ञा। और यहीं से एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है, गांधी जी की भारत में प्रथम सविनय अवज्ञा कौन सी थी? तो गांधी जी की भारत में प्रथम सविनय अवज्ञा जो है वो बेसिकली चंपारण सत्याग्रह को माना जाता है। गांधी जी की जो प्रथम सविनय अवज्ञा है, वैसे आप सविनय अवज्ञा आंदोलन अलग है, लेकिन ये पूछा है गांधी जी की भारत में प्रथम सविनय अवज्ञा कौन सी मानी जाती है? तो चंपारण। दूसरा, गांधी जी का भारत में पहला सत्याग्रह कौन सा माना जाता है? तो गांधी जी का पहला सत्याग्रह जो है, ये भी आप लोग ध्यान रखना, गांधी जी का पहला सत्याग्रह जो है ये चंपारण को ही माना जाता है, चंपारण को माना जाता है। तो यहां पर मैं इसको एक बार फिर वापस नीचे लिख देता हूं, गांधी जी का जो पहला यहां पर सत्याग्रह माना जाता है वो पहला सत्याग्रह जो है वो चंपारण माना जाता है। और साथ ही साथ इसके बाद गांधी जी को महात्मा की उपाधि जो है वो रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा दी गई थी, रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा ये उपाधि दी गई थी। सर एक बात बताइए, गांधी जी ने किया क्या? सर ध्यान रखना, गांधी जी जब अपनी बात पर अड़े रहे तो चंपारण के जिला प्रशासन को थक हार कर एक कमेटी बनानी पड़ी। ध्यान रखना, आप लोग ध्यान रखना, यहां पर गांधी जी ने सत्याग्रह करने का निश्चय किया था, सत्याग्रह करने का निश्चय किया और इसी सत्याग्रह के बाद समाधान निकालने के लिए चंपारण के जिला प्रशासन ने FG स्लाई
की अध्यक्षता में एक कमेटी बनाई थी। ध्यान रखना, FG स्लाई की अध्यक्षता में एक कमेटी बनाई थी और इस कमेटी के एक मेंबर जो है, ध्यान रखना, इस कमेटी का एक सदस्य जो है वो बेसिकली खुद गांधी जी भी थे। इस कमेटी के एक मेंबर खुद गांधी जी भी थे और इस कमेटी ने कहा, क्या इंपॉर्टेंट सुनना आप लोग, FG स्लाई कमेटी ने कहा कि बागान मालिकों ने किसानों से जो अवैध वसूली की है उसका 25% वापस लौटाया जाए। कुछ किताबों में इससे ज्यादा भी दिया हुआ है, लेकिन ध्यान रखना ऑथेंटिक में दिखा हुआ है 25%। अब कुछ लोग इस बात पर गांधी जी की आलोचना करते हैं कि भैया इतना कम क्यों लिया। गांधी जी कहते हैं कि अगर उन्होंने ये स्वीकार कर लिया कि हम 25% वापस दे देंगे तो इसका मतलब ये हुआ कि उन्होंने ये मान लिया कि अवैध वसूली है। गांधी जी कहते हैं कि मेरी ये बड़ी जीत इसलिए भी है क्योंकि इन्होंने मान लिया कि हम जो वसूली कर रहे थे वो इलीगल है। इनका मानना ही बड़ी बात है। इससे कम आगे चलकर ये किसानों से किसी प्रकार की वसूली नहीं करेंगे। इसलिए दोस्तों ध्यान रखना, FG स्लाई की अध्यक्षता में जो कमेटी बनी जिसके एक मेंबर स्वयं गांधी जी थे, उन्होंने जो फैसला दिया वो किसानों के पक्ष में था और इस प्रकार चंपारण जो है वो गांधी जी के नेतृत्व में भारत में उनका पहला सत्याग्रह माना जाता है। भारत में पहला सत्याग्रह, भारत में उनकी प्रथम सविनय अवज्ञा मानी जाती है और उनका पहला स्थानीय आंदोलन माना जाता है। इतने पॉइंट्स आपको कवर करने हैं तो फिर आपको प्री एग्जाम में कहीं पर भी देखने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। इस सत्याग्रह के बाद गांधी जी को महात्मा की उपाधि किसने दी थी? तो उत्तर होगा रविन्द्रनाथ टैगोर ने। रविन्द्रनाथ टैगोर ने। कोई इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहे तो ले सकता है। इसके बाद हम देखते हैं नंबर 2। दूसरा आप लोग दोस्तों, इसके बाद जो होती है वो है अहमदाबाद मील हड़ताल। अहमदाबाद मील हड़ताल, तो इसको मैं समझाऊंगा ज़्यादा, लिखाऊंगा कम, ध्यान रखना। अहमदाबाद मील हड़ताल, सर ये घटना कब की है? ये घटना 1918 की है। ये घटना अहमदाबाद मील हड़ताल, मील कहते हैं कारखाने को, फैक्ट्री को। अहमदाबाद मील हड़ताल जो है ये घटना बेसिकली आप लोग ध्यान रखना, ये घटना आपकी 1918 की है। सबसे पहली बात, समस्या का उद्भव कहाँ से हुआ? तो आप लोग ध्यान रखना कि उद्भव कैसे हुआ, सबसे पहला पॉइंट। तो आप लोग ध्यान रखना यहाँ पर कि 1917-18 में, 1917-18 में अहमदाबाद के अंदर प्लेग फैलता है। अहमदाबाद में प्लेग फैला और दोस्तों जैसे आज कोरोना को हमने भयानक माना था, कोरोना को, ऐसे कोरोना से भी उस जमाने के अंदर भयानक बीमारी थी जिसका नाम था प्लेग, और प्लेग से गांव के गांव खत्म हो जाते थे। तो ध्यान रखना, जब ये कोरोना जैसी महामारी फैली जिसको हम प्लेग कहते हैं, प्लेग फैला, तो ध्यान रखना मिल मालिकों ने प्लेग बोनस देने की घोषणा की। प्लेग बोनस देने की घोषणा की कि सभी किसानों, सभी मजदूरों को प्लेग बोनस दिया जाएगा। सर कुछ बता सकते हो कि प्लेग बोनस कितना था? तो आप लोग ध्यान रखना, ये जो प्लेग बोनस था, ये प्लेग बोनस कितना था? तो ये उनके पारिश्रमिक का, मतलब जितना उनको मिलता था उस पारिश्रमिक का 75% देने की घोषणा हुई थी। सर एक बात, 75% कैसे सर? जैसे मान लो एक मजदूर को एक महीने के 100 रुपये मिलते हैं टोटल, तो 75 रुपये एक्स्ट्रा और दिए जाएंगे, 75 रुपीज़। अगर उसको 1000 मिलते हैं तो 750 रुपये दिए जाएंगे, ये यहाँ पर था। तो 75% प्लेग बोनस दिया जाएगा, ये बड़ा बोनस था। अब हुआ क्या कि 1918 में प्लेग समाप्त, तो जाहिर सी बात है प्लेग बोनस को भी समाप्त करने की घोषणा की गई। प्लेग बोनस को भी समाप्त करने की घोषणा की गई।
प्लेग बोनस को भी समाप्त करने की घोषणा की गई। अब आप बताओ, अगर आप होते तो आप क्या करते? भाई कहां गलत है वो? जब प्लेग फैला हुआ था तो प्लेग बोनस देने की घोषणा हुई। अब जब प्लेग समाप्त हो गया तो प्लेग बोनस भी समाप्त होगा। सर, फैसला करने से पहले कम से कम मजदूरों की आवाज को तो सुन लो सर। ठीक है भाई, मजदूरों का तर्क सुनते हैं, उसके बाद फैसला करते हैं। मजदूरों का तर्क क्या था? मजदूरों का तर्क ये था कि ये बात सत्य है कि प्लेग समाप्त हो गया है तो प्लेग बोनस को समाप्त कर दीजिए, परंतु हमारी बात को सुनिए, हमारी आवाज को सुनिए। तो मिल मालिकों ने कहा, बताओ क्या आवाज है तुम्हारी? उन्होंने कहा कि प्रथम विश्व युद्ध के कारण महंगाई बहुत अधिक बढ़ गई है। महंगाई बहुत अधिक बढ़ गई है। अतः प्लेग बोनस के स्थान पर महंगाई बोनस को आरंभ कर दीजिए। मतलब मजदूरों का कहना था कि आपका बात सही है कि प्लेग समाप्त हो गया है, लेकिन इस समय प्लेग से भी बड़ी बीमारी सामने आ चुकी है। और प्लेग से बड़ी बीमारी जो है वो क्या है? प्लेग से बड़ी बीमारी है कि भाई साहब, प्लेग तो समाप्त हो गया है, लेकिन इस समय बहुत बड़े स्तर पर महंगाई बढ़ी हुई है और हमारे को जितना पैसा मिलता है वो पूरा का पूरा कुछ सामान खरीदने में चला जाता है। इसलिए आपसे निवेदन है कि आप प्लेग बोनस को कंटिन्यू कर दीजिए। हाँ, हम ये मानते हैं कि प्लेग बोनस 75% था, उतना मत कीजिए, लेकिन 50% तो कम से कम कर दीजिए। मतलब यहां पर मजदूरों ने महंगाई बोनस कितना मांगा? 50%, 50% की मांग की थी। 50% को आरंभ किया जाए, ये मांग जो है उनके द्वारा की गई थी कि मांग किया जाए, ये यहां पर हुआ। अब दोस्तों आप लोग ध्यान रखना, जैसे ही डिमांड की जाती है, जैसे ये मांग की जाती है, इस मांग के बाद यहां पर आप लोग याद रखना, जैसे मांग की गई तो मिल मालिकों ने क्या कहा? मिल मालिक जो है, उन मिल मालिकों ने क्या कहा? मिल मालिकों ने कहा महंगाई बोनस जो है, ठीक है, हम आपकी बात को मानते हैं और हम आपको महंगाई बोनस जो है वो 20% देने पर सहमति हो गई, देने पर सहमति हुई, परंतु मजदूर नहीं माने। आप लोग ध्यान रखना, सिर्फ इस सहमति किस में हुई? सहमति हुई मिल मालिकों में। क्या ठीक है इनका कहना भी कि महंगाई बढ़ी हुई है, इसलिए ठीक है, महंगाई को ध्यान में रखते हुए इनको 20% बोनस दिया जाता है। लेकिन मजदूरों ने कहा नहीं, हमें 20% से काम नहीं चलेगा, हम इसको अस्वीकार करते हैं। यहीं पर उस समय गुजरात की एक समाज सेविका थी जो बहुत फेमस थी, अच्छा काम भी कर रही थी। उनका नाम था अनसुईयाबेन। ये गुजरात की समाज सेविका थी अनसुईयाबेन। और आप लोग ये भी ध्यान रखना, अनसुईयाबेन जो है ये बेसिकली अंबालाल साराभाई, जो गांधी जी के अच्छे दोस्त भी थे और साबरमती आश्रम में जिनका योगदान भी रहा, उनकी सिस्टर थी अनसुईयाबेन। इनकी पहचान जो है वो एक समाज सेविका के रूप में हुई है। इनकी पहचान जो है वो एक सोशल सर्वेंट के रूप में हुई है, समाज सेविका। अनसुईयाबेन ने क्या किया? मजदूरों का साथ दिया। अनसुईयाबेन ने मजदूरों का साथ दिया, मजदूरों का साथ दिया। और इन्होंने क्या किया? इस पूरे मैटर पर गांधी जी को पत्र लिखा, गांधी जी को पत्र लिखा। जाहिर सी बात है, गांधी जी अहमदाबाद में थे और अहमदाबाद से जुड़ा मसला था और गांधी जी का कद भी इसमें बढ़ रहा है कि उनकी डिमांड बढ़ रही है। गांधी जी पलक झपकते ही इस मामले में कूद पड़े। लेकिन गांधी जी का हमेशा एक प्लस पॉइंट रहा, वो जब भी किसी मामले में जाते थे पहले उसका सर्वे कराते थे, पहला उसका
रिसर्च करते थे कि वास्तव में डिमांड जो जायज़ है कि नहीं है। अब गांधी जी ने मिल मालिकों से बात की। मिल मालिकों ने कहा साहब हम तो 75% दे रहे थे उनको, पहले प्लेग समाप्त हो गया, अब उसके बाद हम उनको 20% देने को तैयार हैं, लेकिन वो तो 50 की मांग कर रहे हैं, 50 को हम नहीं दे सकते। गांधी जी ने कहा आप थोड़ा झुकिए। बोला नहीं नहीं हम नहीं झुकेंगे। कहते हैं मजदूर गांधी जी के पास गए। गांधी जी ने कहा कि आप हड़ताल पे जाइए। ध्यान रखना, गांधी जी के सुझाव पर, यहां पर इंपॉर्टेंट क्या है, गांधी जी के सुझाव पर मिल मालिक जो है, यह मैं इसको बड़ा ही रहने देता हूं, ये वाला पॉइंट यहां पर आप लोग ध्यान रखना। गांधी जी ने मजदूरों को हड़ताल पर जाने की सलाह दी। हड़ताल पर जाने की सलाह दी, और जैसे ही ये सलाह दी जाती है दोस्तों, आप लोग ध्यान रखना, काम काज एकदम ठप हो गया। मिल मालिक झुकने के लिए तैयार नहीं, इधर मजदूर झुकने के लिए तैयार नहीं। मजदूरों के साथ गांधी जी स्तंभ बन के खड़े हैं। तो इस बीच में ध्यान रखना, ये मामला न्यायाधिकरण के पास जाता है। सर ये न्यायाधिकरण का मतलब क्या है? न्यायाधिकरण का मतलब ट्रिब्यूनल, कि कुछ लोग मिल मालिकों की तरफ से होंगे और कुछ लोग जो है मजदूरों की तरफ से उनकी आवाज़ को वहाँ पर रखेंगे। ये मामला ट्रिब्यूनल के पास में गया। कुल मिला के तो मैं ये कह सकता हूँ कि ट्रिब्यूनल से ज़्यादा भूमिका गांधी जी की थी। कैसे? हम आम बोलचाल की भाषा में भी कहते हैं, जब भी कोई दो लोग लड़ लेते हैं तो उसमें कुछ लोग ऐसे होते हैं जो दोनों को समझाने का प्रयास करते हैं। जो समझाने का प्रयास करते हैं उसे कहते हैं गांधी जी, कि ये बड़ा गांधी बन के आया, इसने यार बड़ा अच्छी भूमिका अदा की। तो गांधी जी ने क्या कहा मिल मालिकों से, कि मैं आपसे हाथ जोड़ के निवेदन करता हूँ कि वो कितना मांग रहे हैं। तो मिल मालिकों ने कहा 50%। मजदूरों से पूछा कितना मांग रहे हो, बोला 50%। वो कितना देने के लिए तैयार है, बोला 20%। यहां पर 50 और 20 पर दोनों अड़े हुए हैं। आप 50 से थोड़ा सा नीचे क्यों नहीं आते? आप 20 से थोड़ा आगे क्यों नहीं बढ़ते? और ध्यान रखना, इस ट्रिब्यूनल ने गांधी जी के सहयोग से 35% बोनस देने पर सहमति स्थापित हो गई। बोनस देने पर सहमति स्थापित हो जाती है। आप हो गए यस सर। कुछ किताबों में ध्यान रखना 30% लिखा हुआ है, कुछ नोट्स में लिखा हुआ 30%, लेकिन एनसीईआरटी जो है वो 35% की बात करती है। इस प्रकार आप कह सकते हो ये गांधी जी की दूसरी स्थानीय जीत थी, और उनके नेतृत्व में पहली हड़ताल जो आती है वो यही वाली मानी जाती है। तो ये पॉइंट भी आपको यहाँ पर ध्यान रखना होगा। सर क्या गांधी जी का आधार यहाँ पर गांव है क्या? जैसे चंपारण किसान लड़ रहे हैं तो किसान मतलब गांव। तो सर क्या अहमदाबाद भी गांव है क्या? अहमदाबाद गांव नहीं है। अहमदाबाद तो उस जमाने का बड़ा सिटी है, लेकिन गांधी जी जिनके लिए लड़ रहे हैं मजदूर, वो कहां से हैं? गांव से हैं। इसलिए कहते हैं कि गांधी जी के आंदोलनों का आधार ग्रामीण भारत था। और तीसरा, और सुनिए, तीसरा सत्याग्रह जो है उसे हम कहते हैं खेड़ा सत्याग्रह। और यह भी ध्यान रखना, आप लोग मेरी बात को अगर समझ रहे हो, गांधी जी का जो पहला सत्याग्रह है जिसका नाम है चंपारण, वो ब्रिटिश बागान मालिकों के खिलाफ पर है। दूसरा मिल मालिकों के खिलाफ है। तीसरा सरकार के खिलाफ है। मतलब आपसे पूछे गांधी जी का सरकार के खिलाफ पहला स्थानीय सत्याग्रह कौन सा था, तो खेड़ा सत्याग्रह, क्योंकि यहां पर डायरेक्ट लड़ाई जो है वो सरकार के साथ में है। देखो आप, सबसे पहले हम ये देखें कि ये जो मुद्दा है ये आया कहां से, मतलब कहां का मुद्दा है और कब का मुद्दा है और समस्या क्या थी। ये 3 पॉइंट तो कम से कम आने चाहिए। देखिए आप दोस्तों, सबसे पहला पॉइंट जो है वो होगा कहां का है, तो ये खेड़ा का मसला है। खेड़ा कहां का है? गुजरात का। आप लोग ध्यान रखना, खेड़ा गुजरात का एक बहुत ही समतल क्षेत्र है, और ये
किसानों के लिए और एग्रीकल्चर के पॉइंट से बहुत ही अच्छा क्षेत्र माना जाता है। कब की बात है, तो ये भी 1918 की बात है। आप लोग ध्यान रखना, जिस समय गांधी जी अहमदाबाद मसले में पड़े हुए हैं उसी समय उनके पास में ये मसला आ चुका था, लेकिन गांधी जी ने कहा पहले उसका सर्वे कीजिए। उस समय गांधी जी वहां पर व्यस्त है अहमदाबाद वाले के अंदर। समस्या क्या थी कि खेड़ा में खड़ी फसलें नष्ट हो चुकी थी। खड़ी फसलें नष्ट हो चुकी थी, परंतु इसके बावजूद सरकार लगान लेने को उतारू थी। ये यहां पर सबसे बड़ा पॉइंट है। देखो, यहां लड़ाई जो है वो डायरेक्ट, आप लोग ध्यान रखना, सरकार के साथ में है। यहां पे लड़ाई डायरेक्ट सरकार के साथ है। इससे पहले बागान मालिकों के साथ में थी, उसके बाद मिल मालिकों के साथ में थी, लेकिन सरकार के साथ गांधी जी की पहली लड़ाई जो है वो बेसिकली खेड़ा सत्याग्रह माना जाता है। यहां पर एक चीज देखो, यूपीएससी में 2003 में क्वेश्चन पूछा गया था कि खड़ी फसलें नष्ट क्यों हो गई। तो आप लोग ध्यान रखना, 99% अवस्था में अगर खड़ी फसल है, फसल पककर तैयार हो गई है और फिर वो नष्ट हो जाए, तो उसका बड़ा कारण होता है अतिवृष्टि या ओलावृष्टि। मतलब भयंकर बारिश हो, फसल डूब जाए तो नष्ट हो जाएगी। लेकिन आप लोग ध्यान रखना, अगर एकदम बारिश ना हो तो भी अकाल कहलाता है, अतिवृष्टि हो तो भी अकाल कहलाता है। कि भाई कुल मिला के किसान के पास तो कुछ नहीं आया ना। तो अतिवृष्टि, अनावृष्टि, टिड्डी, इन सब को अकाल की कैटेगरी में रखा जाता है। इसलिए जो नियम बने हुए थे उन नियमों को हम कहते हैं अकाल संहिता। नियमों क्या कहते हैं? अकाल संहिता कहा जाता है। और अकाल संहिता में क्या लिखा हुआ था कि यदि 1/4 फसल नष्ट हो जाए, 1/4 फसल नष्ट हो जाए तो लगान न वसूला जाए। यह नियम था दोस्तों, ध्यान रखना। यदि 1/4 फसल नष्ट हो जाए तो लगान न वसूला जाए, यह सरकार के द्वारा बनाया गया नियम था। जबकि खेड़ा में खड़ी फसलें नष्ट होने के बावजूद भी वो लगान लेने को उतारू थे। इस कारण से किसान नाराज थे तो गांधी जी के पास जाते हैं। तो गांधी जी ने, ध्यान रखना, गांधी जी द्वारा सबसे पहले इस मसले का सर्वे कराया जाता है। सबसे पहले क्या कराया उन्होंने? सर्वे। सर, इस सर्वे में कौन कौन शामिल थे? तो ध्यान रखना, इस सर्वे में शामिल थी नंबर 1 गुजरात महासभा। इस सर्वे में गुजरात महासभा शामिल थी। और गुजरात महासभा जो है, उस समय गुजरात महासभा के अध्यक्ष जो है वो, आप लोग ध्यान रखना, गुजरात महासभा के अध्यक्ष खुद गांधी जी थे। गुजरात महासभा के अध्यक्ष खुद गांधी जी थे। साथ ही साथ आपको पता है एक सोसाइटी बनी थी, सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी। ये गोपाल कृष्ण गोखले की थी और इस सोसाइटी ने भी यहाँ पर बड़ी अच्छी भूमिका अदा की थी। और तीसरा, आप लोग ध्यान रखना, अगर व्यक्ति विशेष की बात करें तो सरदार पटेल ने भी भूमिका अदा की है और उनके बड़े भाई थे विट्ठल भाई पटेल, उन्होंने भी अपनी भूमिका यहाँ पर अदा की है। तो ये भी आप लोग ध्यान रखना, ये भी थे। अब गांधी जी जाते हैं, गांधी जी गए इस मसले में, उनके पास पूरी रिपोर्ट आ गई कि सरकार और जिला प्रशासन जो कर रहा है वो वाकई गलत है। तो गांधी ने क्या कहा? घूम घूम करके, खुलेआम विधिवत घोषणा नहीं की, खुलेआम कहा कि जब तक, गांधी जी ने क्या कहा? गांधी जी ने कहा कि जब तक सरकार संवेदनशील रवैया नहीं अपनाती है, संवेदनशील रवैया न अपनाए, लगान
के प्रति असहयोग का रुख अपनाएं, असहयोग का रुख अपनाएं। देखो गांधी जी बहुत बहुत चतुर सुलझे हुए राजनेता थे। अगर डायरेक्ट ऐसे बोलते कि भैया लगान मत देना, कोई आए तो मना कर देना, तो बात अलग होती। तब तो सीधा सीधा गांधी जी को पकड़ लिया जाता। लेकिन गांधी ने कहा क्या कि जब तक सरकार इन किसानों के प्रति संवेदनशील रुख नहीं अपनाती है, आप लोग भी लगान के प्रति असहयोग रुख अपनाएं। साफ साफ मना नहीं किया है, न साफ साफ घोषणा की है, लेकिन खेड़ा के हर किसान को पता लग गया कि गांधी जी ने घोषणा कर दी है और हमें इस बात पर अड़े रहना है। हमारे साथ में गांधी जी है और उन्होंने इससे पहले 2 मसलों का हल किया है, चंपारण का और अहमदाबाद का। यहां पर दोस्तों ध्यान रखना, जब ये कहा गया तो फिर यहां पर खेड़ा प्रशासन ने क्या कहा। खेड़ा प्रशासन का मतलब होगा सरकार। सरकार ने क्या कहा, सरकार ने क्या कहा, तो सरकार ने कहा, यहां पर सरकार ने क्या कहा कि जब तक, खेड़ा प्रशासन ने कहा कि लगान 19 से वसूला जाए, लगान 19 से वसूला जाए जो लगान देने में सक्षम हो, जो लगान देने में सक्षम हो। अब एक बात मुझे बताओ कि आप ये सोचो, अभी आपसे कह दिया जाए कि यदि आप बिजली का बिल भरने में सक्षम हो तो बिजली का बिल भरिए, अन्यथा सरकार इसका माफ कर देगी, तो क्या कोई बिजली का बिल भरेगा क्या? तो दोस्तों यहां पर आप लोग ध्यान रखना, जैसे ही लोगों के पास ये संदेश पहुंचा कि लगान 19 से वसूला जाए जो लगान देने में सक्षम हो, तो इसी के पास इतना कहने के बाद कौन देगा। और इस प्रकार खेड़ा जो है वो गांधी जी की तीसरी स्थानीय जीत मानी जाती है। और यह भी ध्यान रखना, एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है, गांधी जी का सरकार के साथ प्रथम असहयोग कौन सा था? तो ध्यान रखना, ये सरकार के साथ प्रथम असहयोग माना जाता है। सरकार असहयोग आंदोलन नहीं, ध्यान रखना, प्रथम असहयोग कौन सा था? सरकार के साथ प्रथम असहयोग माना जाता है कौन सा? खेड़ा सत्याग्रह। आपसे पूछे गांधी जी का भारत में पहला सत्याग्रह चंपारण, गांधी जी की भारत में पहली सविनय अवज्ञा चंपारण, गांधी जी की पहली हड़ताल अहमदाबाद, गांधी जी का सरकार के साथ प्रथम असहयोग, उत्तर होगा खेड़ा सत्याग्रह। तो दोस्तों आज हमने गांधी जी के 3 स्थानीय आंदोलन पढ़े। इन 3 स्थानीय आंदोलन के माध्यम से गांधी जी ने भारत की जनता की आम समस्याओं को जाना और उसका समाधान करने का प्रयास किया, और अब वो बड़े सत्याग्रह का प्रयास करेंगे, उसमें शामिल होंगे। आज इतना ही। अगेन एक बार आपको ईद की बहुत बहुत मुबारकबाद। इन्हीं शब्दों के साथ जय हिंद, जय भारत।